हेलो एवरीवन। रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का दूसरा पार्ट यानी कि कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एमआर सर के नोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में जानते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है, अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए। और वो किस तरीके से करती है? इस बाय स्टोरिंग चार्ज। वो चार्ज को स्टोर कर लेता है कैपेसिटर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। जब चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी तो आएगी। बिल्कुल। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने में बाय स्टोरिंग चार्ज। तो क्या अगर मैंने एक होलो स्फीयर ले लिया, उसके ऊपर कुछ प्लस पॉजिटिव का चार्ज मैंने रख दिया, तो क्या ये कैपेसिटर बन गया? क्या ये भी एनर्जी को स्टोर करेगा? बिल्कुल करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा और आप इसको कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। अब कैपेसिटर की कैपेसिटी, इसकी क्षमता जो है, उसको किस तरीके से एनालाइज करना है वो सुनिए। देखिए, कैपेसिटेंस जो होती है वो जितना ज्यादा चार्ज आप इसके ऊपर रख सकते हैं उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी होगी। सोचो भाई, जितना ज्यादा मैं चार्ज रख सकता हूं इस होलो स्फीयर पर उतनी ही तो ज्यादा इसकी कैपेसिटी होगी। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कैपेसिटी, उतना अच्छा कैपेसिटर। और दूसरा पॉइंट यह है कि जितना कम पोटेंशियल होगा, जितना कम पोटेंशियल होगा उतना ही अच्छा कैपेसिटर होगा। ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसके अंदर झोल लग रहा है। आइए इसको समझने के लिए यहां पर नजर डालिए। लेट से एयर है। अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि भाई एयर इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर? आप बोलेंगे एयर डाई इलेक्ट्रिक है, मतलब एट लो पोटेंशियल इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। जब लो पोटेंशियल होता है तो ये इंसुलेटर बन जाता है, और हाई पोटेंशियल के ऊपर, एट हाई पोटेंशियल इट बिहेव्स एज कंडक्टर। लो पोटेंशियल पर इंसुलेटर, हाई पोटेंशियल पर कंडक्टर। अब मैं इस पॉइंट को समझाने वाला हूं कि कैपेसिटेंस जो है, जितना कम पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस कैसे होगी। ये दो स्फीयर थे, एक का रेडियस आर था और दूसरे का रेडियस 2r था। ठीक है, इसको भी मैंने प्लस क्यू चार्ज ही दिया, इसको भी मैंने प्लस क्यू चार्ज ही दिया। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर। इसका पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय 2r। ये एयर मीडियम के अंदर रखे हुए। ठीक है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है या फिर इसका पोटेंशियल ज्यादा है? आप बताइए। इसका रेडियस कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी रेडियस जो है वो ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल कम है। अब आप एक बात बताइए कि मैं इन दोनों को मान लो प्लस क्यू चार्ज दिया, मैं इनको चार्ज जो है देता गया देता गया देता गया, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब इसका हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये जल्दी हाई पोटेंशियल को अचीव कर लेगा। हाई पोटेंशियल कौन सा वाला? ऐसा हाई पोटेंशियल जिस पर एयर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगी और सारा चार्ज यहां से लीक हो जाएगा, यहां से लीक हो जाएगा, इस पर बचेगा ही नहीं। काम था इसका चार्ज को स्टोर करने का, लेकिन हाई पोटेंशियल जल्दी हो गया, इसकी वजह से चार्ज लीक करने लगा। ये अच्छा कैपेसिटर नहीं है, इसकी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, इसकी कैपेसिटेंस कम है। वजह वजह ये कि इसने जल्दी वो पोटेंशियल अचीव कर लिया जिस पोटेंशियल के ऊपर एयर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी और सारा चार्ज यहां से लीक हो जाएगा। तो आपको समझ में आई बात कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना खराब कैपेसिटर क्यों होगा? क्यों उसकी कैपेसिटेंस कम होगी? क्योंकि वो जल्दी ऐसे हाई पोटेंशियल को अचीव कर लेगा जिस पर एयर कंडक्टर बन जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होगा। देखो, इस पर भी तो क्यू चार्ज ही दिया है लेकिन इसका पोटेंशियल कम आ रहा है, तो ये आसानी के साथ उस पोटेंशियल को अचीव नहीं करेगा जिस पोटेंशियल पर एयर कंडक्ट बनकर इसका सारा चार्ज ले जाएगी, इसका सारा चार्ज लीक करवा देगी। सवाल आया, क्या डज कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन चार्ज? क्या कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करती है? मैंने कहा नहीं, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। अरे अरे अरे,
ये यहां तो लिखा है, सुनो सुनो बात को पहले। बोला कि डज कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन पोटेंशियल, मैंने कहा नहीं। कितना चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल, वो कितना चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल आ रहा है, Q बाय वी इसके रेशो पर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन रेशो ऑफ Q एंड V, Q बाय V पर डिपेंड करती है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में बसा लीजिए, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर कुलम्ब है, नीचे की तरफ वोल्ट है, इसको हम फैराड बोलते हैं। डायमेंशन से आगे खेल लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, डायमेंशन आगे भी एनालाइज करी जा सकती है। ठीक है, ये एक स्फीयर था जिसके ऊपर कुछ चार्ज था और इसका कुछ पोटेंशियल होगा। तो अब कैपेसिटेंस लिखी जाए, हाँ चार्ज है, हाँ इसका पोटेंशियल कितना होगा जी, होलो स्फीयर है, हाँ होलो स्फीयर है, तो इसका तो सीधा हो जाएगा के क्यू बाय आर। ठीक है, के क्यू बाय आर, इससे ये कट गया, आर ऊपर पहुंच गया, के बचा। अब के को मैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो कैपेसिटेंस क्या बन गई, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर बन गई। और इसको याद कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, एक ये चीज आपने दिमाग में बिठा ली है अपने, और एक ये बातें ध्यान में रख लीजिए क्योंकि इनका क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होगा। ये सारी चीजें जो पढ़ी हैं ये थ्योरेटिकल सवाल के लिए हैं। अब यहां से एक बात देखिए, क्या कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के? जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, यही तो मैं कह रहा था। यहां पर जो एनालाइज करवाया था, ये 2R है, ये R है, सेम ही चार्ज दे रखा है, तो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा थी। और ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। कैपेसिटेंस मीडियम के ऊपर भी तो डिपेंड कर रही है ना, कि कौन सा मीडियम आप ले रहे हो। तो कैपेसिटेंस रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। थोड़ा तेजी से बढ़ा जाए भाई, टाइम ज्यादा लग रहा है। दिस कैपेसिटर, अच्छा अब एक बात बताओ, क्या ये कैपेसिटर किसी काम का है? भाई ये एक होलो स्फीयर है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा, यानी कि क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बटी हुई होगी, बिल्कुल। तो ये कैपेसिटर हमारे किसी काम का नहीं है, हमें कंसंट्रेटेड कर देनी है, एक जगह पर ला देनी है सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक जगह पर आ जाना चाहिए, वो कैपेसिटर जो है वो अच्छा होगा। तो ये जो ऊपर बताया वो कैपेसिटर किसी काम का नहीं है। क्या ये काम का कैपेसिटर है? मान लो मैंने एक प्लेट ले ली, कंडक्टिंग प्लेट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, नहीं ये भी इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस तक होगा, ये किसी काम का नहीं। ये किसी काम का है, दो प्लेट ले ली, मैंने कहा दो प्लेट लगा कर देखते हैं, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया, और यहां पर इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस तक कंसंट्रेटेड है ही नहीं, ये भी खराब है। मैंने कहा ठीक है, अब इधर की तरफ रखो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इधर की तरफ रखो नेगेटिवली चार्ज प्लेट, अब मजा आएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इससे दूर, और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव के पास, इधर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां पर जीरो नहीं है, कंसंट्रेटेड हो गया। इधर की तरफ देखो, आपको यह बात पता है ना कि कंडक्टिंग प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल ये बात हमें पता है। तो इधर की तरफ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आया होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया होगा इसकी वजह से, तो यहां पर नेट हो गया जीरो। इससे इधर की तरफ आया होगा, इसकी वजह से आया होगा इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ उतना ही आया होगा, यहां पर भी नेट जो है वो जीरो हो गया। तो हमने कंसंट्रेटेड कर दिया, यहां पर दोनों तरफ तो जीरो कर दिया, और सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर लाकर हमने कंसंट्रेटेड कर दिया। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लो यहां पर पोटेंशियल V1 था और यहां पर पोटेंशियल V2 था, तो अब यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस का वो क्या बनेगा, Q बाय डेल्टा V, मतलब कि V1 यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर पोटेंशियल कम होगा, तो Q बाय
V1 माइनस V2, ये फॉर्मूला होगा। और ये फॉर्मूला कैसे कैपेसिटर का है? ये यूजेबल कैपेसिटर का है। यहां पर आप इस कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को भी आप याद रख लीजिए। अब डेफिनेशन को रिडिफाइन करने की जरूरत है, इसके अंदर बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर वाली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए बाय स्टोरिंग चार्ज, वो तो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है या फिर अधूरी नजर आ रही है। तो हमें डेफिनेशन को रिडिफाइन करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, हाँ ये मुख्य पॉइंट है यूजेबल कैपेसिटर के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर ही तो हैं। Any arrangement of two isolated conductors carrying equal and opposite charges can be called capacitor। बिल्कुल ठीक बात है। अगर पोटेंशियल जो है वो इफ डेल्टा वी जो है वो V1 माइनस V2 है और चार्ज जो है वो Q एंड माइनस Q है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? Q बाय डेल्टा वी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो SI यूनिट है फैराड होती है। ये पढ़ लिया। अब इस सवाल देखिए, बोल रहा है कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ बता दो। अच्छा, अर्थ की हमें कैपेसिटेंस बतानी है। बिल्कुल, अर्थ स्फीयर होता है, बिल्कुल इसके पास कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस तो आएगी। कैपेसिटेंस का ऊपर एक फॉर्मूला पढ़कर आया हूं, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। बिल्कुल इप्सिलॉन नॉट आर पढ़कर आए हैं, तो क्या इसको, ये पूरी जो टर्म है इसको आर बाई के लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आर कितना है यहाँ पर? 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। पिछली वीडियो में शायद 64,000 बोल दिया था मैंने, तो उसे देख लेना एक बार। और के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹9। और यहां से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 711 माइक्रोफेराड। समझ में आया ना? इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो यहां से हमारी कैपेसिटेंस निकल कर आ रही है 711 माइक्रोफेराड। ये ध्यान देने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि अर्थ का रेडियस कितना ज्यादा है, लेकिन तब भी उसकी जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 711 माइक्रोफेराड आती है, यानी कि 1 फेराड प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है। अब यहां पर हमें देखो, अब बताया कि भाई 1 फेराड ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, तो माइक्रोफेराड, पिकोफेराड, नैनोफेराड इसमें चलेंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको याद कर लीजिए। कुछ वैल्यूज हैं कि पिकोफेराड का मतलब क्या है? 10⁻⁻12 फेराड। माइक्रोफेराड का मतलब क्या है? 10⁻⁻6 फेराड। मिलीफेराड का मतलब क्या है? 10⁻⁻3 फेराड। और नैनोफेराड का मतलब क्या है? 10⁻⁻9 फेराड। एयर एक इंसुलेटर है, इसे एक बार देख लो। एयर इज इंसुलेटर अप टू सर्टेन फील्ड। बिल्कुल ठीक बात है, ऊपर पढ़कर आए। आफ्टर दैट इट बिहेव एज कंडक्टर, दैट लिमिट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर बोलते हैं। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके ऊपर जो एयर है वो इंसुलेटर से कंडक्टर के अंदर चेंज हो जाती है, और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम्ब। इसको याद कर लीजिए। इतना जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तुरंत एयर इंसुलेटर से कंडक्टर के अंदर चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। सवाल देख लीजिए। टू सिमिलर कंडक्टिंग बॉल्स हैविंग चार्जेस +q and -q आर प्लेस्ड एट सेपरेशन d फ्रॉम ईच अदर इन एयर। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ टू बॉल सिस्टम। मतलब ये है कि दो सिमिलर कंडक्टिंग बॉल्स थी, एक के ऊपर +q चार्ज था, इसके ऊपर -q है भाई। एक के ऊपर +q चार्ज था और एक के ऊपर -q चार्ज था, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? d थी। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ टू बॉल सिस्टम। इस सिस्टम की जो है आप हमें कैपेसिटेंस बताइए कितनी होगी। हमें पता है कैपेसिटेंस का ऊपर ही एक फॉर्मूला पढ़कर आए। कैपेसिटेंस होती है चार्ज बटा चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि V1 माइनस V2। यहां पर कितना पोटेंशियल होगा? KQ/R। यहां पर कितना होगा? -KQ/R। सॉल्व कर लो, यहां से आंसर आ रहा है 2 पाई इप्सिलॉन नॉट R।
सेकंड आंसर आ रहा है, चेक कर लो। ये अच्छा कंसेप्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन स्मॉल कंडक्टर्स, एन स्मॉल स्फेरिकल कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स थे, स्फीयर्स थे, इनके ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट था। ये स्मॉल आर डिस्टेंस के, स्मॉल आर डिस्टेंस के, रेडियस के कई कैपेसिटर्स थे, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स थे। तो हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस आर। पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। सेल्फ एनर्जी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन वन स्मॉल कैपेसिटर। ठीक है, ये बात तो हमें पता है। ये हर एक स्फीयर के लिए है, एक एक कैपेसिटर के लिए है। अब हमने क्या करा, अब हमने इन सबको जोड़कर एक बड़ा कैपेसिटर बना दिया, एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो चार्ज यहां पर कितना हो जाएगा, एन क्यू, क्योंकि चार्ज तो बदलेगा जितना चार्ज है, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है वैसे भी, तो चार्ज कितना हो जाएगा, एन इंटू क्यू हो जाएगा। जितने आपने स्फीयर्स को जोड़ा है उनके ऊपर चार्ज कितना था और एक पर चार्ज कितना था, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जितने स्फीयर्स जोड़े हैं और एक पर चार्ज कितना था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बड़े स्फीयर पर जिसको छोटे छोटे स्फीयर्स से जोड़कर आपने बनाया है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। और इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो रेडियस भी बदल जाएगी। इन सब की रेडियस स्मॉल आर थी, लेकिन जब इन सबको जोड़कर एक हमने बड़ा स्फीयर बनाया, बड़ा कैपेसिटर बनाया, तो उसकी रेडियस बदल जाएगी और ये निकाला जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट कंसेप्ट से। यहां पर देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी n की पावर 1/3 इंटू आर। ये नई रेडियस आ गई। अब कैपेसिटेंस देखो कितनी आएगी। पहले कैपेसिटेंस कितनी थी, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर हर एक की। अब 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर का फॉर्मूला तो यहां पर भी लगाऊंगा, ये सी डैश लिख रहा हूं मैं। हाँ, आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एन की पावर 1/3 इंटू आर, बिल्कुल लिख दिया। ये क्या हो गया, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एन की पावर 1/3 इंटू आर। ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ये तो यही टर्म है, तो इसको मैं सी भी लिख सकता हूं। तो मैं सी डैश को ये लिख सकता हूं कि एन की पावर 1/3 इंटू आर इंटू सी, हाँ ये लिख सकता हूं। तो इसको याद कर लीजिए आप, ये यहां पर सी भी है भाई, ये मिस्टेक बाद में पता चलती है रिकॉर्ड करते टाइम, ऐसे पता ही नहीं चलती, कंसंट्रेशन नहीं होता ना। देखो सी डैश कितना हो गया, अब एन की पावर 1/3 आर इंटू सी, यही वाली बात बन गई। हाँ, अब ये देखो, अब पोटेंशियल के बारे में देखो। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस पर जितना चार्ज है, एन क्यू चार्ज है, तो के एन क्यू बाय आर हो जाएगा। हाँ, और वी डैश कितना, अब वी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को क्या लिख सकता हूँ, एन की पावर 1/3 आर, तो ये ऊपर चला गया, ऊपर जाकर कितना हो गया, एन की पावर -1/3, और ये तो देखो यही है, ये चीज़ तो यही है। हाँ, तो ये लिख सकता हूँ एन की पावर 1 - 1/3 इंटू वी, तो वी डैश हमारा कितना आ गया, एन की पावर 2/3 इंटू वी आ गया। इसको देखो, इसको जो है हटा लो, ये हो जाएगा एन की पावर 1/3 इंटू सी, जो पहले कैपेसिटेंस दे रखी थी, और ये कितना हो गया, एन की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल, जो कि हर एक के ऊपर पोटेंशियल था, यानी कि के क्यू बाय आर। सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, सेल्फ एनर्जी को याद कर लो सीधा, एन की पावर 5/3 इंटू यू, जो कि पहले थी के क्यू स्क्वायर बाय 2r। तो इसके अंदर आपको देखो 5 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, सारा चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डैश जो हो गया वो कितना हो गया, एन क्यू के बराबर। आर किसके बराबर हो गया, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर के बराबर। कैपेसिटेंस किसके बराबर हो गया, एन की पावर 1/3 इंटू सी, जो कि इनिशियल कैपेसिटेंस दे रखा था हर एक कैपेसिटर का, छोटे छोटे कैपेसिटर्स जब प्रेजेंट थे। और पोटेंशियल एन की पावर 2/3 इंटू जो पोटेंशियल पहले दे रखा था, और सेल्फ एनर्जी क्या हो जाएगी, एन की पावर 5/3 इंटू सेल्फ एनर्जी जो पहले दे रखी थी।
100 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस। भाई सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, जो ऊपर बताया है एक बार देख लेना, सवाल हो जाएगा फौरन सॉल्व। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अब बात करते हैं। ये क्या भला है, आओ देखो। वही वाली चीज़ है, हमने दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली, इनकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज था, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, इसका कुछ एरिया था ए, इसका कुछ सिग्मा होगा क्यू बाई ए। अब आप कहेंगे क्यू बाई 2a होना चाहिए अगर आप कंडक्टिंग प्लेट ले रहे हैं तो, हाँ लेकिन सारा चार्ज जो पीछे की तरफ, देखो होना तो ये चाहिए था कि दोनों सरफेस पर, प्लेट के दोनों सरफेस पर चार्ज होना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से सारा चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होकर इधर की तरफ भी आ जाता है। सिमिलर केस इसके लिए भी बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही है। दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, इस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हम चलते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो इस पर पोटेंशियल कम होगा, यानी कि V1 जो होगा वो ज़्यादा होगा V2 के कंपेरिजन में। अब चलिए अब देखना शुरू करिए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितना होगा, Q बाई 2a इप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से कितना होगा, Q बाई 2a इप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q बाई a इप्सिलॉन नॉट। और ये यूनिफॉर्म फील्ड है बिटवीन दीज टू प्लेट्स। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको याद कर लीजिए। पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, माइनस साइन को अभी भूल जाओ क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो क्या आ जाएगा, Q बाई ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसको भी याद कर लीजिए। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई चेंज इन पोटेंशियल, चार्ज को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको भी याद कर लीजिए। और ये तब है जब एयर मीडियम इनसाइड है, अगर एयर मीडियम ना हो, कुछ और मीडियम दे रखा हो तो एक बात बताओ, एक टर्म हमने डिफाइन की थी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे, वो क्या होती थी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। तो यहां से परमिटिविटी ऑफ मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूं, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। हाँ, ये इसको तो के से भी रिप्रेजेंट करा जाता था, तो के इप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब अगर ये पूछने लगे कैपेसिटेंस किसी मीडियम के अंदर, तो क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन एम लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा इप्सिलॉन एम ए बाई डी। ठीक है, अब इप्सिलॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं इप्सिलॉन एम को इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तो कैपेसिटेंस बन गई एयर के अंदर, इसको सी नॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाँ, तो क्या हो गया, के इंटू सी नॉट हो गया फॉर्मूला। इन मीडियम के अंदर कोई भी कैपेसिटेंस अगर मीडियम के अंदर दे रखी है तो उस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, और सी नॉट होगा क्या, कैपेसिटेंस इन एयर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है एरिया के, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के दो प्लेट्स जो हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, मीडियम की परमिटिविटी के। तो हमने दोनों केसेस देख लिए कि अगर इप्सिलॉन नॉट किसके अंदर आएगा और इप्सिलॉन एम किसके अंदर आएगा। समझ में आया ना, कि इप्सिलॉन नॉट हम लेंगे एयर के केस में, और अगर हमें मीडियम के अंदर पूछेगा तो हम के सी नॉट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जहां पर के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब अगर फोर्स पूछने लगे, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर, फोर्स बता दो एक प्लेट पर दूसरे की वजह से। फोर्स क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लेंगे वो एक प्लेट पर लेंगे भाई, जब मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर ले रहा हूँ, इसकी वजह से फोर्स देख रहा हूँ इसके ऊपर, तो इसके ऊपर अगर मैं फोर्स देख रहा हूँ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी काउंट करूंगा। तो क्या हो जाएगा, Q बाई 2a इप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज, तो कितना आ गया फोर्स, Q स्क्वायर बाई 2a इप्सिलॉन नॉट। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर यहां से कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या दे रखा है, ऊपर बताया Q बाई a दे रखा है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा,
प्रेशर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं इसको सिग्मा स्क्वायर बोल सकता हूँ ना। हाँ, तो ये याद कर लीजिए आप, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। अब डायमेंशन अब अगर आप देखेंगे इसकी प्रेशर की तो आती है ml-1 T-2। एक एनर्जी डेंसिटी टर्म होती है, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी डायमेंशन भी इतनी ही आ रही है ml-1 T-2। भाई सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन सेम नहीं आ रही, बल्कि दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का फॉर्मूला सेम होता है। एनर्जी डेंसिटी है क्या? एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला कितना होता है? U इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। टोटल एनर्जी कितनी होगी ये तो हमने पर यूनिट वॉल्यूम देखिए। अगर टोटल एनर्जी पूछने लगे कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, तो क्या बोलेंगे भाई, एक की एनर्जी इनटू टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये एरिया ए दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है डी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू डी हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो यहाँ से ए इंटू डी रख दिया आपने क्या, वॉल्यूम, और इसको क्या रख दिया, देखो ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। और जब इसे यहाँ से सॉल्व किया, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इप्सिलॉन नॉट को क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। ये ए से ये कट गया, और ये डी जो है मैं इसको नीचे ले आया। अब ये क्या हो गया, ए इप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये तो कैपेसिटेंस बन गया। हाँ, तो क्यू स्क्वायर बाय 2, और इसको लिख सकता हूँ मैं सी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर बाय 2c आ गई। अब कैपेसिटेंस को हम ये भी तो लिख सकते हैं क्यू बाय वी, तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा सी वी। हाँ, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हम चार्ज की वैल्यू रख देंगे सी वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी से सी कट जाएगा, तो एक फॉर्मूला ये निकल कर आया क्यू स्क्वायर बाय 2c। और इसको भी याद कर लो, क्यू वी बाय 2, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है क्यू वी बाय 2, और एक फॉर्मूला होता है क्या, देखो ये गलत हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट भाई, ये फॉर्मूला नहीं होगा। देखो कितनी गलतियाँ होती हैं भाई नोट्स बनाते टाइम, बाद में पता चलती हैं भाई, आप भी करते होगे, जब आप नोट्स पढ़ोगे ना अपने, तो पता चलेगी कि कितनी गलतियाँ मैंने करी थी। उस टाइम तो फ्लो में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमें 3 फार्मूलाज को याद रखना है। 3 फार्मूले कौन कौन से हैं अभी बता देते हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। अरे डब्बा कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। एक फार्मूला तो आपको ये याद रखना है, एक फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है क्यू स्क्वायर बाय 2c, एक फार्मूला याद रखना है हाफ सी वी स्क्वायर, और एक फार्मूला याद रखना है क्यू वी बाय 2। ये कहाँ से आया बस देख लो यार, क्यू वी बाय 2, इन दोनों का भर भर कर इस्तेमाल होगा, इनको तो दिमाग में बिठा लो, क्यू स्क्वायर बाय 2c और हाफ सी वी स्क्वायर। 2020 के अंदर एक सवाल पूछा, कैपेसिटेंस ऑफ 11 प्लेट कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम, जब एयर मीडियम थी तो था 6 माइक्रोफेराड, विद इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर मीडियम कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफेराड। परमिटिविटी ऑफ मीडियम बता दो। देखो सी नॉट हमें दे रखी है 6 माइक्रोफेराड। अब हम क्या लिख रहे हैं, मीडियम के अंदर जब हम कैपेसिटेंस लिखेंगे तो क्या था, के सी नॉट लिखते थे। हाँ, के सी नॉट लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। के को मैं और क्या लिख सकता हूँ, के को मैं लिख सकता हूँ इप्सिलॉन एम बाय इप्सिलॉन नॉट। हमसे ये पूछ रहा है तो ठीक है, निकाल देंगे अब यहाँ से। ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये तो क्या है, ये तो 6 माइक्रोफेराड ही है, तो ये किसके बराबर है, परमिटिविटी मीडियम के अंदर दे रखी है 30 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर कितना आ जाएगा, ये निकल कर आएगा 5 इंटू इप्सिलॉन नॉट, और इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो आप रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसको सॉल्व कर लेना, तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। For two capacitor, graph between potential and charge is given, then which of the following is correct? 2 कैपेसिटर दे रखे हैं और ग्राफ दे रखा है पोटेंशियल एंड चार्ज के बीच का। देखो ये पोटेंशियल और चार्ज के बीच का ग्राफ है, और 2 कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस जो है वो दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
कैपेसिटेंस पहले की बराबर होगी दूसरे के, या फिर ये जीरो होगा, या फिर कैपेसिटेंस पहले की ज़्यादा होगी दूसरे के कंपैरिजन में, या फिर दूसरे की ज़्यादा होगी पहले के कंपैरिजन में। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे सिंपल मेथड ये है कि हमने आपको ये बताया है कि जितना कम पोटेंशियल होगा, देखो अगर सेम चार्ज दे रहे हैं प्लस क्यू, तो जिसके ऊपर कम पोटेंशियल आएगा उसकी कैपेसिटेंस अच्छी होगी, उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। सिमिलर चार्ज देने पर कम पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो हमने मान लिया कि भाई कुछ हमने प्लस क्यू चार्ज दिया इतना, तो इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी, इस पर आ रहा है इतना पोटेंशियल, इस पर आ रहा है इतना पोटेंशियल, ये इस पर इतना ही चार्ज रखने पर इतना पोटेंशियल आ रहा है, और इतना ही चार्ज करने पर इतना, इस C1 का आ रहा है इतना पोटेंशियल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा सही? जिसका चार्ज रखने पर कम पोटेंशियल आए, तो C2 हमारा ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस दूसरे वाले की ज़्यादा होगी पहले वाले के कंपैरिजन में। चलिए और डिस्कशन करेंगे और बातें करेंगे इसके ऊपर और अगले लेक्चर्स के अंदर। बाय।